नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑल यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अपना डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लास्ट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो डी ब्लॉक आयंस होते हैं वो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो इनके डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनके कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहला पॉइंट लें। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है या हम कहें कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं, ये जैसे हमको लार्ज ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, और इसमें जो फर्स्ट यहां पर जो स्पीशीज लिखी जाती है इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल, और उसके बाद में जो स्पीशीज लिखी जाती है इनको कहा जाता है लिगेंड्स। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हमने देखी होगी। यदि यहां पे चार्ज लिखा हो रहता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स आयन, और यदि चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो, तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, जो लिगेंड है और जो सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल मेटल आयन जो है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में तो जो जुड़ने वाली स्पीशीज है वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देती है शेयरिंग में। यहां पर क्या होता है, जो लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इन पर लोन पेयर पाया जाता है। ये अपने लोन पेयर डोनेट करती है किसको? सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन को ही अपना लिगेंड जो होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, यहां पर शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहेंगे अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस तरह से जो स्पीशीज बनती है, जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यदि आयन बनता है तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। अब इनकी फॉर्मेशन और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक अलग से चैप्टर है, 9th चैप्टर, वहां पे डिस्कस किया गया है। यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है, यहां अपन इसको किसके रेस्पेक्ट में पढ़ना है? डी ब्लॉक एलिमेंट के रेस्पेक्ट। अपना एम जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना नहीं है। हमें यहां पर यह जानना है कि ये जो सेंट्रल मेटल या आयन होते हैं, यहां पर या तो डी ब्लॉक की मेटल्स आती है, एफ ब्लॉक की मेटल्स आती है। तो ये क्यों आती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल देखे होंगे जिसमें यहां पर आता है FeCN6 4-, इस तरह का एग्जांपल देखा होगा। तो ये सेंट्रल मेटल हो गई, और ये किस ब्लॉक से है? डी ब्लॉक से। यहां पर एफ ब्लॉक के भी आ सकते हैं, लेकिन हमने कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें यहां पर एस ब्लॉक का कोई मेटल आ रहा हो, जैसे यहां पे सोडियम आ जाए या पोटेशियम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाहर जरूर आ सकती है, लेकिन वो एंटी आयन होता है। तो हमें यहां पर यह जानना है कि ये जो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन जो बनता है, ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के मेटल का ही क्यों बनता है? डी या एफ ब्लॉक की जो मेटल्स है, इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जो है वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना है। क्वेश्चन भी यहां से ये आता है, जस्टिफिकेशन का आता है कि डी या एफ ब्लॉक जो मेटल्स होती है, इंफॉर्मेटिव नहीं आता, इंफॉर्मेशन तो गिवन होती है कि डी या एफ ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करती है। क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई व्हाई दे फॉर्म। तो उसमें हमें इस यहां पर दो रीजन जो है डी या एफ ब्लॉक के मेटल्स के, वो स्टेट करने होते हैं। जो पहला सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, या दे हैव एम्प्टी वैलेंस शेल ऑर्बिटल। हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आयरन का। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d6, यानी इसमें जो वैलेंस शेल है उसका एस सब शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल यहां पर 4th है, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर केवल वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो इनर 3d सब शेल में फिल किए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन तो ये लास्ट है, लेकिन फिल किस में किया जा रहा है? लास्ट ऑर्बिटल्स में फिल नहीं किए जा रहे, ये किस में फिल किए जा रहे हैं? इनर ऑर्बिटल्स। तो डी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, इससे पहले वाली क्लास में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो n-1d सब शेल में फिल किए जाते हैं, करेक्ट। वैलेंस शेल जो होता है, जो लास्ट प्लेस जो शेल होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल होता है वो आगे खाली पड़ा रहता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता।
जैसे 4s के आगे 4pb होगा, इसके आगे 4db रहेगा खाली, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? इनर 3d सबशेल में आते हैं, इनर n-1d सबशेल में आ जाते हैं। तो जो पूरा का पूरा वैलेंस शेल है वो खाली पड़ा हुआ है। यदि मान लो अपन यहां पर Fe2+ बना लें तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए आउट करने होंगे, वो दोनों यहां से आउट हो जाएंगे। तो वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी अब क्या हो गए? इजेक्ट हो गए। अब पूरा का पूरा वैलेंस शेल क्या हो गया? खाली हो गया। तो इनमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है या हम कहें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल यानी लास्ट प्लेस जो शेल होता है, उसके सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली रहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या रिलेशन है? बिल्कुल सीधा रिलेशन है। देखो, जैसे हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कब बनता है? जब लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को। अब लिगेंड लोन पे डोनेट कर दे, यहां तक इस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड से जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट भी करे, और उनको एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? खाली एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। करेक्ट? एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और एक जो बॉन्ड बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अब जो शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है? लिगेंड दे रहा है। तो अब सेंट्रल मेटल को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों लिगेंड की तरफ से आ रहे हैं। इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? इसका केवल इतना सा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि अपना एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करवाए, जिसमें लिगेंड से डोनेटेड जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो उसमें ऑक्यूपाई हो सके। और ये इनको जो है प्रोवाइड करवा पाता है क्योंकि इसके पास जो वैलेंस शेल होता है उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। करेक्ट? तो फर्स्ट जो रीजन था आपने देखा कि ये डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स आयंस क्यों फॉर्म कर पाती है? क्योंकि इनमें वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली होते हैं, जिससे ये लिगेंड से डोनेटेड लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकती है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकती है। तो इस लाइन को आगे और बढ़ा सकते हैं। देव एम्प्टी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, एम्प्टी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स टू रिसीव the lone pairs donated by ligands। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन यदि हम देखते हैं कि इन मेटल्स में, डी ब्लॉक की मेटल्स में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टेंडेंसी क्यों पाई जाती है? तो दूसरा जो रीजन यहां से निकल के आता है वो ये है कि इनके जो आयंस होते हैं उनमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। देयर आयंस हैव अ हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो दूसरा रीजन हम स्टेट कर सकते हैं, देयर आयंस हैव हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब इस हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? पहले तो देखो, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी हम लिख सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज आता है उसको कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। ये जो क्वांटिटी ये बताती है कि इसमें जो चार्ज होता है वो कितना कंडेंस्ड है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, चार्ज की कंसंट्रेशन कितनी है, अमाउंट भी और उसके साथ साथ में चार्ज कितना पास पास में, उसको चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अब इनमें चार्ज डेंसिटी होती क्यों है ज्यादा? क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं उनकी जो साइज या वॉल्यूम हम कहें वो तो होती है स्मॉल, वो तो क्या होती है? वेरी लेस होती है। और उनमें चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। करेक्ट? क्योंकि डी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में यदि प्लेस देखते हैं डी ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक से राइट साइड में आता है और राइट से लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इनमें साइज डिक्रीज है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में और अपन राइट साइड में चलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो साइज और ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी। तो इनमें साइज क्या होती है? कम होती है। और दूसरी बात, ये तो एटम की बात है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, हाई नंबर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो कैटायन बनता है उसकी साइज और कम हो जाती है, तो आयन की साइज तो और भी कम होगी। जो एटम है ऑलरेडी उनकी साइज ही कम है। अब एटम से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे, कैटायंस बनाएंगे, तो उनके जो आयंस बनेंगे कैटायंस, उनकी साइज और कम हो जाएगी।
तो इनके जो कैटायंस होते हैं उनकी साइज बहुत कम होती है और उस पर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है, क्योंकि जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनमें जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और इनमें हाई नंबर में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं। 4s के साथ साथ 3d के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इनपे जो चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतना ही वैल्यू चार्ज की आयन के ऊपर आ जाती है। तो इनपे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है और जो साइज होती है इनके आयंस की वो बहुत कम होती है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर हम कहेंगे कि इन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यानी जो छोटी साइज होती है, स्मॉल साइज का जो एटम होता है, स्मॉल साइज का जो आयन होता है उस पे बहुत हाई वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस्ड रहता है पास। तो ये इनका आयन होता है कैटायन। अब हाई चार्ज डेंसिटी का ये तो क्लियर हो गया कि इनमें हाई चार्ज डेंसिटी होती है। अब ये हाई चार्ज डेंसिटी जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन, या हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से किस तरह से रिलेटेड है। ये जो टेंडेंसी है, ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये भी रिलेटेड है। देखो कैसे रिलेटेड है। हमने कहा कि जो सेंट्रल मेटल या आयन है वो लिगेंड के लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। ये बाद की बात है। पहले क्या होता है, पहले सेंट्रल मेटल या आयन जो होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ये लिगेंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लिगेंड्स को हाई नंबर में अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे ऑब्वियसली, तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो सेंट्रल मेटल आयन है ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये पहली बात है। जब लिगेंड्स पास आ जाते हैं तब जाके फिर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में शेयरिंग होती है, क्योंकि बिना पास आए शेयरिंग हो ही नहीं सकती और बिना शेयरिंग ये लोन पे डोनेट कर नहीं सकता और लोन पे डोनेट नहीं होगा और उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो लोन पे डोनेट करना, शेयरिंग होना वो बात की बात है। उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो CMI है वो लार्ज नंबर में लिगेंड्स को अपने ओर अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्शन कब होगा, जब इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इससे रिलेटेड है। या हम कहेंगे कि जो देयर आयंस हैव हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी सो दैट these ions, these central metal ions, the ions of d block elements, they attract ligands in a large number। वो एक लार्ज नंबर में लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये हो गया कि उनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लिगेंड जो लोन पे डोनेट करता है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इनके बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होती है वो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करती है इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ। इसके बाद में अब इनका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और देयर आयंस, दैट इज द कलर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका हम पहले रीजन देखेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट आयंस जो है उनका एक्वस सॉल्यूशन में कलर देखेंगे, कौन सा कलर आता है। यहां से डायरेक्ट कलर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो रीजन भी पूछा जाता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स के जो आयंस जो होते हैं वो कलर शो करता है। तो वो कलर क्यों शो करता है, करेक्ट। देखो कलर जो भी हो, डिफरेंट काइंड के कलर आते हैं सब्सटेंसेस में। ये कलर का जो बेसिक यदि अपन रीजन देखते हैं तो आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जो है ट्रांजिट करता है, जब भी वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है या हम कहते हैं एक्साइटेड होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या आता है, कलर आता है। अब जो कंडीशन है वो अलग अलग है, अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होते हैं जिस वजह से अलग कलर का जो रीजन होता है वो डिफरेंट हो जाता है अलग अलग केसेस के अंदर। बेसिक रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिफर कहां करता है, डिफरेंस आता है कि उसका ट्रांजिशन किस टाइप से, कौन से लेवल से कौन से लेवल में वो ट्रांजिट कर रहा है और जो एनर्जी उसको मिल रही है वो कहां से मिल रही है, करेक्ट। तो ये होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो यहां पर होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों होगा, कैसे होगा, किन लेवल्स के बीच में होगा, वो अपने को देखना है। तो यहां पर देखो, जैसे हमने पहले लिखा एक्वस सॉल्यूशन में आता कलर, यानी ये जो कलर है ये इनके आयंस का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी नहीं है, इनके किनका है, आयंस का जो कलर है। तो आइसोलेटेड गैसियस यदि अपन आयन ले ले तो उसमें कलर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यदि हमारे से पूछ ले कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट जनरली ब्लू कलर माइंड में आता है,
लेकिन पहले देखना है कि कॉपर सल्फेट एक्वस है या फिर बिना विदाउट एक्वस, विदाउट हाइड्रेटेड है या फिर हाइड्रेटेड है। यदि सिंपल पूछा जाए केवल CuSO4 लिखा जाए तो ये होगा कलरलेस, बिल्कुल ये कलरलेस होगा। जो ब्लू कलर का होता है वो क्या होता है, वो होता है CuSO4.5H2, ये होता है ब्लू। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि यहां पर जो कलर जो आया है वो किसी न किसी मेटल के साथ कोई ना कोई जब लिगेंड जुड़ेगा तभी आएगा। जैसे यहां पर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो एज लिगेंड वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब तक ये आयन डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स के आयन जब तक किसी लिगेंड से नहीं जुड़ेंगे, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में वो H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, ऐसे किसी अदर लिगेंड से जुड़े, किसी न किसी लिगेंड से नहीं जुड़ेंगे तब तक उसमें कलर नहीं आएगा, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि इनके आयंस जो होते हैं विदाउट लिगेंड उसमें कोई कलर नहीं आता, विदाउट लिगेंड के जुड़े हुए उसके अंदर कोई कलर नहीं आता। दूसरी चीज कि लिगेंड के जुड़ने के बाद में या फिर अपन जो मेन जिस प्रॉपर्टी पे यहां पर फोकस कर रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि H2O एज अ लिगेंड, जब H2O मॉलिक्यूल जब उसके साथ जुड़ेंगे ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ में, तब उसमें कलर क्यों आता है, तो उसमें कलर क्यों आता है। तो देखो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ये जो बना है ये बना है CuH2O4 2+। तो जब भी मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ते हैं, जब भी मेटल के साथ क्या जुड़ते हैं, लिगेंड जुड़ते हैं, या हम कहें एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे अभी। तो जब भी किसी भी मेटल के साथ में, यहां पर हम कोई भी मेटल ले सकते हैं डी ब्लॉक की, उसके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं एज ए लिगेंड, एज लिगेंड वो जुड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यदि हम एक थ्योरी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, CFT ये स्टेट करती है कि जैसे ये मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है, अब इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी ऑर्बिटल्स ये क्या है, डी जनरेट मतलब इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है, सभी की एनर्जी क्या है, सेम है, इसलिए डी जनरेट है, क्योंकि एक ही सबशेल के, एक सबशेल के जो जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये तो कब है, जब भी इसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ नहीं है, ये आइसोलेटेड है, ये क्या है, आइसोलेटेड मेटल आयन है, एक डी ब्लॉक मेटल का आयन है, आइसोलेटेड है, उसके जो 5 डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट है, यानी उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन जब भी ये लिगेंड से जुड़ेगा, जब भी ये लिगेंड से गिरेंगे चारों तरफ से मेटल आयन, तो इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जो लिगेंड जुड़ रहे हैं वो कौन सा फील्ड जनरेट कर रहे हैं। यदि सिमेट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, सिमेट्रिक फील्ड में इन पांचों की जो एनर्जी होती है वो सेम टाइप से बढ़ जाती है। और ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड क्या होता है, जैसे हमने देखा था, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। लिगेंड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, क्योंकि वो लोन पे डोनेट करेगी तो उस पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है, जो कि डी ऑर्बिटल्स को क्या करता है, रिपेल करता है। करेक्ट, इन पे नेगेटिव चार्ज है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील होंगे, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो लिगेंड से जनरेटेड जो फील्ड होता है, लिगेंड के जो एनायनिक चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होता है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स को रिपेल करता है। अब यदि सिमेट्रिक फील्ड है, सिमेट्रिक फील्ड है, तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल है उनको सेम एनर्जी से रिपेल करेगा, तो पांचों की एनर्जी सेम टाइप से बढ़ जाएगी। लेकिन एसिमेट्रिक फील्ड है, यदि अपन ले लें एसिमेट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, एसिमेट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल है इन पे अलग अलग टाइप का रिपल्सन लगता है। कुछ डी ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो लिगेंड के पास में होंगे तो उन पे ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। और जिन पे कम रिपल्सन लगता है उनकी एनर्जी कम बढ़ती है। तो कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ की ज्यादा हो जाती है। ये होता है एसिमेट्रिक फील्ड की वजह से। हम कह रहे थे अभी, ये मेन पॉइंट है, देखो हम कह रहे थे कि जो लिगेंड का फील्ड है, क्योंकि लिगेंड एनायनिक होता है, उसका एक फील्ड जनरेट होता है, वो फील्ड क्या करता है, डी ऑर्बिटल्स को रिपेल करता है, तो ये भी एनायनिक है।
अब रिपल्शन सिमेट्रिक फील्ड में सेम लगेगा तो सेम एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एसिमेट्रिक फील्ड में क्या होगा कि पांचों जो डी ऑर्बिटल है उन पे सेम रिपल्शन मिलेगा, कुछ पे ज्यादा लगेगा तो कुछ उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ पे लिगेंड के फील्ड का रिपल्शन कम लगेगा तो उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी यानी कि इन जिनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है उनसे कम होगी। तो ऐसे क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है जब उससे लिगेंड जुड़ते हैं। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जब मेटल आयन जो अपन डी ब्लॉक कर ले रहे हैं वो आइसोलेटेड स्टेट के अंदर कलर्ड नहीं है, लेकिन जब उससे लिगेंड जुड़ेंगे, जैसे एक्वा सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसमें कलर क्यों आता है, तो उसका बेसिक ये है कि जब लिगेंड जुड़ते हैं तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो यहां पर आता है T2G और इसको कहा जाता है Eg, ये ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में Eg लोअर एनर्जी लेवल का आता है और T2G हायर एनर्जी लेवल का आता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। हमने दो चीजें स्टेट की, देखो इनको अब कनेक्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड होता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में, तो कलर आता है, उसके ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। और हम दूसरा कह रहे हैं कि जब लिगेंड का एसिमेट्रिक फील्ड होता है मेटल के चारों ओर, डी ब्लॉक के मेटल के चारों ओर, तो वो उसके डी ऑर्बिटल्स को दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर देता है। अब इन दोनों को अपन कनेक्ट करेंगे, यहां पर दो एनर्जी लेवल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में ट्रांजिट करता है, यानी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के जो डी ऑर्बिटल होंगे उसमें जंप करेगा, और इसकी वजह से कलर आता है। तो इसको कहा जाता है डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये लोअर एनर्जी का जो डी ऑर्बिटल है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ये भी डी है, और हायर एनर्जी लेवल जिसमें जा रहा है ये भी डी ऑर्बिटल है। तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके कलर का जो रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है डी ट्रांजिशन। अब आइसोलेटेड गैस जो एटम होता है, जैसे हम इसकी बात करें, ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि जब तक ये लिगेंड से नहीं जुड़ेगा स्प्लिटिंग नहीं होगी तो तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल। क्योंकि जंप करने के लिए दोनों जो डी ऑर्बिटल है वो दो एनर्जी लेवल में होने चाहिए। पांचों यदि डी ऑर्बिटल एक एनर्जी लेवल में है तो जंप कहां पॉसिबल है, जंप तो तब होता है, ट्रांजिशन तो तब होता है जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इस कंडीशन में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां तो एनर्जी सेम ही है, यहां से यहीं जाएगा तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब्जॉर्प्शन करना ही नहीं पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा। तो जब भी मेटल के साथ में, जब भी ट्रांजिशन मेटल के साथ लिगेंड जुड़ता है तभी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तभी स्प्लिटिंग पॉसिबल है, स्प्लिटिंग के बाद में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और तभी कलर पॉसिबल है। तो जब तक लिगेंड नहीं जुड़ेंगे तब तक कलर नहीं आएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें भी यही रीजन होता है। एक्वस सॉल्यूशन में बस ये होता है जो वाटर होता है वो एज लिगेंड जुड़ता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में कलर जो है क्यों शो करते हैं, अब ये उसको अपन कंक्लूजन निकालें तो हम लिखेंगे जो डी ब्लॉक के मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, उनके साथ H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एज लिगेंड जुड़ के जो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एज लिगेंड वो जुड़ जाते हैं, और लिगेंड जुड़ने के बाद में वो क्या करते हैं, एसिमेट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। एसिमेट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल जो होता है, ये डी ब्लॉक की जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जो होता है वो जंप करता है, एक्साइटेड हो जाता है लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में, इसको कहा जाता है डी ट्रांजिशन, और इसी वजह से कलर आता है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली जोड़ना चाहें कि ये डी ट्रांजिशन तो हमने बता दिया, सारी चीजें हमने स्टेट कर दी। अब डी ट्रांजिशन की वजह से कलर क्यों आ रहा है, प्रैक्टिकली यदि हम इसका रीजन जोड़ना चाहें तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से कहां जाएगा, हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में। तो जब इधर से लाइट आ रही है, इधर से मान लो लाइट आ रही है, अब मान लो यदि ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ये इसकी आंख है, आई है। अब व्हाइट लाइट आ रही है और अब व्हाइट लाइट अपन जानते हैं 7 जो होते विबग्योर, इनका कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का। अब मान लो कि यहां पे कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसने इस व्हाइट लाइट में से किसी भी कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं किया,
किसी भी कलर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं किया, तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट जो है वो हिट होके कहां जाएगी, ऑब्जर्वर के पास। व्हाइट लाइट गई, ये सब्सटेंस है कुछ भी। अब मान लो कि यहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जंप नहीं हो रहा, ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं है, तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट हिट होके रिफ्लेक्ट होके कहां आ गई, ऑब्जर्वर के पास। तो इसको ये सब्सटेंस कैसा दिखेगा, व्हाइट। कलर जो होता है वो सब्सटेंसेस के अंदर नहीं होता, कलर मैटर में नहीं होता, कलर कहां होता है, कलर होता है लाइट के अंदर। सब्सटेंस या मैटर क्या करता है कि उसको स्प्लिट करता है। यदि मैटर में ही कलर होता तो मैं अंधेरे में भी जो चीजें हैं वो कलरफुल दिखाई देती। मैटर केवल स्प्लिटिंग करता है। विबग्योर 7 पार्ट इसमें, VIBGYOR, ये मिले हुए गए, इनमें से कोई भी जो है अब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो विबग्योर वापस आ गए 7 के 7 कलर, और वो सातों मिलके क्या बना दे, व्हाइट लाइट। यहां तक कौन सी लाइट आई, व्हाइट, तो ये सब्सटेंस कैसा दिखा, व्हाइट दिख रहा है। ये तब मान रहे हैं जब मान लो कि कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, करेक्ट। लेकिन जब यहां पर ट्रांजिशन हो जाता है, जैसे यहां की अपन बात कर रहे हैं DD ट्रांजिशन होता है, तो ये DD ट्रांजिशन के लिए जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी अब्जॉर्ब कहां से होती है, ये लाइट की फॉर्म में होती है। ये हमें कौन बताता है, बोर का थर्ड जो पोस्टुलेट होता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और ये अब्जॉर्ब एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में। तो जब ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो विबग्योर जो यहां पे लाइट आ रही है उसमें से किसी न किसी एक स्पेसिफिक कलर का क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्प्शन करेगा। मान लो कि इसने कौन सा कलर, यहां से रेड कलर को ऑब्जॉर्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ये जो गैप है वो रेड कलर की एनर्जी के बराबर है। T2G से EG का जो गैप है वो किसका बराबर है, या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल का जो गैप है वो रेड कलर की एनर्जी के बराबर। तो यहां से यहां जाने के लिए इसको रेड कलर के बराबर एनर्जी चाहिए, इसने रेड कलर ऑब्जॉर्व कर लिया। बाकी अब जो लाइट बचेगी, 7 कलर गए, उनमें से रेड ऑब्जॉर्व हो गया, बाकी कितने बचे, 6। तो अब ऑब्जर्वर के पास कितने कलर आएंगे लौटकर, 6 ही कलर आएंगे। यहां रेड अपन ने हटा दिया, तो अब इन 6 कलरों को मिलाने पर जो लाइट बनेगी क्या वो व्हाइट होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट के लिए जो 7 कलर चाहिए, एक कलर तो उनमें से गायब हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अब ये 6 कलर मिलके जो कलर बनाएंगे वो कलर ही ऑब्जर्वर के पास आएगा, और वही कलर इस सब्सटेंस का अपने को दिखाई देगा। और इस कलर को क्या कहा जाता है, ये तो ऑब्जर्व कलर हो गया, ये हो गया ऑब्जर्व कलर। ये जो कलर बचा है इसको कहा जाता है कप्लीमेंट्री कलर। कप्लीमेंट्री कलर, तो जो ऑब्जर्व कलर होता है उसका कप्लीमेंट्री कलर हमें उस सब्सटेंस का दिखाई देता है। तो अब यदि इन सब चीजों को अपन कंक्लूजन देखें तो जो ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, उनके आयंस जो होते हैं, उनके जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी में सेम होते हैं, डी जनरेट होते हैं। इस वजह से ट्रांजिशन नहीं हो पाता, डी ट्रांजिशन, और उसमें कोई कलर नहीं आता जब तक कि उसके साथ लिगेंड नहीं जुड़ जाता, करेक्ट। जब तक लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है तब तक डी ब्लॉक का जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल आयन, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब उसके साथ लिगेंड जुड़ जाता है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में H2O मॉलिक्यूल एज लिगेंड उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो लिगेंड के एसिमेट्रिक फील्ड की वजह से जो 5 डी ऑर्बिटल है इन पे अलग अलग रिपल्शन लगता है, डिफरेंट रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है CFT। अब कलर की यदि अपन बात करते हैं तो जो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल जो कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें T2G होता है, और जो टेट्राहेड्रल होता है उसके अंदर EG होता है। तो लोअर एनर्जी का जो डी ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट से एक स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है EG, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है T2G। अब इसको कहा जाता है DD ट्रांजिशन। अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए जिस कलर का ऑब्जर्व करेगा व्हाइट लाइट में से, तो जो रिमेनिंग लाइट बचेगी व्हाइट में उसको कहा जाएगा, उस कलर को कहा जाएगा कंप्लीमेंट्री कलर। उसको क्या कहा जाएगा, कंप्लीमेंट्री कलर। कंप्लीमेंट्री कलर कहा जाएगा, और वही ऑब्जर्वर की आईज तक आता है, और वो कंप्लीमेंट्री कलर ही जो है ऑब्जर्वर को दिखाई देता है। तो ये ओवरऑल जो रीजन था कि जो डी ब्लॉक की मेटल्स जो होती है या ट्रांजिशन मेटल जो होती है वो एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड की होती है। और एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं है, हम ये बताएंगे, ये इस चीज का भी रीजन है कि जो डी ब्लॉक की मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है, वो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है तो उनके जो कॉम्प्लेक्स आयन जो बनते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं वो कलर्ड के होते हैं। उसका भी यही रीजन है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें लिगेंड वर्ड यूज लिया जाता है। जब अपन एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिगेंड की जगह पर अपन वाटर पुट कर लेंगे, H2O मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो हमने ये डिस्कस किया। अब अपन स्पेसिफिक कलर पे आते हैं
कि कलर जो होता है वो कौन कौन सी मेटल कौन कौन सा कलर शो करती है। तो इसमें दो स्पेसिफिक केस है, टर्मिनल केस है D0 एंड D10। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कलर किस चीज पर डिपेंड करेगा, कलर आ रहा है डी ट्रांजिशन की वजह से। एक डी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन डी लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से कहां जा रहा है, हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में, उसके लिए वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। अब एनर्जी अब्जॉर्प्शन कितना होगा, जितना इन दोनों डी ऑर्बिटल्स के बीच में गैप होगा, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहा जाता है। अपन उस चीज को इतना डिटेल से यहां कनेक्ट नहीं करेंगे, ये एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये एनर्जी गैप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मेटल टू मेटल डिफर करता है। मेटल की जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो किस मेटल में कौन सा कलर अब्जॉर्ब हुआ और उसका कंप्लीमेंट्री कलर आकर ऑब्जर्वर को कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ, वो अब हमें देखना है। अभी केवल हम रीजन देख रहे थे। उसमें यदि हम केसेस की बात करें, कलर्स की बात करें, एग्जांपल्स की, तो जो दो टर्मिनल केसेस है D0 और D10, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड D10, वहां पर हमें कुछ भी नहीं देखना कि कौन सी मेटल है, कैसे है, ये दोनों होगी कलरलेस। ये दोनों क्या होगी, कलरलेस होगी। भले उसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है तो भी कलरलेस होगी। क्यों होगी, देखो हम तो कह रहे थे कि जब लिगेंड जुड़ जाएगा तो स्प्लिटिंग होगी, फिर लोअर से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जो डी ट्रांजिशन होगा, कलर का अब्जॉर्प्शन होगा, फिर कंप्लीमेंट्री कलर जो बचेगा वो ऑब्जर्वर तक आएगा व्हाइट में से और वो दिखाई देगा। यहां पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन ही नहीं होगा। स्प्लिटिंग तो हो जाएगी क्योंकि लिगेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्सेस में या एक्वस सॉल्यूशन में कलर नहीं आएगा क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। देखो D0 का मतलब क्या है कि डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन फिल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, स्प्लिटिंग हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां कौन जाएगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही तो जंप करता है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जंप कौन करेगा, ट्रांजिशन ही नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट जो है वो ऑब्जर्वर तक आ जाएगी। करेक्ट। D10 में बेस होता है। D10 में क्या होता है, सारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अभी कंप्लीटली फिल्ड है तो यहां कहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो है लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए, लेकिन हायर एनर्जी लेवल में जगह ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजे तो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थोड़े होंगे। तो D0 D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनके जो आयंस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस होते हैं। रीजन हम बताएंगे, इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे Sc3+ एक्वस, Ti4+ एक्वस, दोनों D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कलरलेस है। Zn2+ की बात करें, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक होता है 4s2 3d10, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से आउट कर देंगे, 2+ के लिए हो गया D10। Sc होता है 4s1 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से 1 यहां से, D0 हो गया। ऐसे Ti4+ ये भी 0 है तो D0 हो गया। तो जो Sc3+ है, Ti4+ है, Zn2+ है, ये कलरलेस। इसके अलावा जो आयंस बचे हुए हैं उनमें कौन सा कलर आता है वो अपन देखते हैं। देखते हैं कंप्लीमेंट्री कलर कि इनको कैसे लर्न किया जाए कि कौन सा कलर ऑब्जर्व करने होने पर कौन सा कलर जो होता है कंप्लीमेंट्री होता है, यानी ऑब्जर्व कलर को व्हाइट में से हटाने पर कौन सा कलर बचता है और वही कलर जो होता है ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं जिनको हम लिखते हैं विबग्योर, VIBGYOR। अब इनमें से हम एक कलर हटा देते हैं, वॉयलेट, तो बाकी कितने बचे, 6। अब इन 6 कलर को एक सर्कल की फॉर्म में लिखना है अपन, बराबर इक्वल 6 पार्ट करेंगे अपन। देखो 1 2 ये 3 हो गए, इनके बीच में एक एक पार्ट अपन ने और बना लिया, तो 6 पार्ट है। यहां पर हम इन कलर्स को जो है डिनोट करेंगे IBGYO एंड R। I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अब देखो जो कलर है, जो कलर को स्पेसिफिक हम देख पा रहे हैं, यहां से कोई भी एक कलर ले, जैसे ब्लू है, अब इसके सामने कौन सा कलर आ रहा है, ऑरेंज, तो ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, ऑरेंज। यानी कि ब्लू यदि एब्जॉर्ब हुआ है तो हमें उसका कौन सा कलर दिखाई देगा, ऑरेंज। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में या हम कहें किसी आयन के एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन डी ट्रांजिशन में ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो कौन से कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का। और यदि ऑरेंज एब्जॉर्ब कलर है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर
या ऑब्जर्व्ड कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा। ऐसे यहां पर होगा, यदि इंडिगो एब्जॉर्ब कलर है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है येलो, और यदि येलो एब्जॉर्ब्ड है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है इंडिगो। ऐसे थर्ड जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहां पर है, यदि एब्जॉर्ब कलर रेड है तो उसका कंप्लीमेंट्री या ऑब्जर्व्ड जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और यदि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब्ड हुआ है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा रेड। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होने पर, डीडी ट्रांजिशन में कौन सा कलर एब्जॉर्ब होने पर व्हाइट लाइट में से बाकी बचा हुआ कलर जिसको कहते हैं अपन कंप्लीमेंट्री कलर, वो कौन सा होता है, और वही कलर उस कॉम्प्लेक्स का या हम कह दें कोई ट्रांजिशन मेटल आयन का एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है। करेक्ट। तो हमने ये देखा। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो कॉमन आयंस जो है ट्रांजिशन मेटल्स के, उनका कौन कौन सा कलर एक्वस सॉल्यूशन में हमें दिखाई देता है। स्पेसिफिक आयंस के कलर की बात करें अपन एक्वस सॉल्यूशन में, तो इस तरह से एक टेबल में हमने अरेंज किया है, और इसमें देखो स्टार्टिंग में D0 और D10 इनको तो हटा देते हैं, क्योंकि इससे पहले जैसे हमने डिस्कस किया इनमें DD ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए होते हैं कलरलेस। जैसे Sc3+ हो गया, Ti4+, Zn2+, दे आर कलरलेस। उसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने इस तरह से अरेंज किए हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, फिर यहां से आ गया घूम के D6, D7, D8, D9, ठीक है, D10 वापस फिर यहां पे चला गया। D0 और D10 क्या हो गए, सेम हो गए। जैसे यहां लिख दें हम D10 और Zn2+। करेक्ट। तो इस तरह से अरेंज करने पे क्या हुआ, देखो D0 और D10 सेम है, क्योंकि यहां पर क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, यहां 0 इलेक्ट्रॉन की कमी है 10 को पूरा करने में। D1 और D9 का जो कलर है वो सेम है, क्योंकि D1 में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और D9 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है 10 से। तो यहां जो कलर है वो इसने इस तरह से अरेंज किया है कि जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे सपोज अपन मान लेते हैं x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 10 से x इलेक्ट्रॉन कम है, तो उन दोनों का जो कलर होगा दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो सेम रहेगा या अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा। जैसे D1 यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, D9 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है 10 से, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। जैसे D1 के जो आयंस अपने पास Ti3+, V4+, इनका कलर ब्लू है, और D9 होता है Cu2+ का, इसका कलर भी ब्लू है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब निकाल सकते हैं, जैसे Cu2+ होता है 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक s से और एक d से, तो ये बच गया D9। ऐसे यहां पर है Ti3+, टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 4s से और एक निकाल लिया d से, तो एक बच गया d में। ऐसे V4+ है। इस तरह से अपन आगे देखते हैं D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D8, इनका जो कलर है वो अप्रोक्सीमेट सेम है, क्योंकि दोनों का कलर ही सेम है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 10 से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो D8 का आयन होता है Ni2+, ये भी ग्रीन है, और D2 का आयन होता है V3+, ये भी क्या है, ग्रीन है। उसके आगे चलते हैं D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, V2+ और Cr3+, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 होता है, और D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका कलर भी जो है मैच करता हुआ है, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और D7 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है 10 से। तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन V2+ Cr3+ का होता है, इन दोनों का जो कलर है वो वॉयलेट है, और D7 होता है CO2+ का, इसका कलर है ब्लू पिंक। थोड़ा सा देखो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी को, उसका कोडिंग बता रहा हूं, बाकी ये भी वॉयलेट ही है। ब्लू और पिंक को यदि अपन मिला देते हैं, ब्लू और पिंक कलर को अपन मिला देते हैं तो कलर आता है वॉयलेट, ठीक है, या पर्पल कलर, एक ही चीज है। तो पर्पल या वॉयलेट कलर होता है किसका, CO2+ का भी। ब्लू पिंक लिख रखा है वो भी पर्पल कलर ही है, और V2+ और Cr3+ D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका कलर भी क्या होता है, वॉयलेट होता है, वॉयलेट या पर्पल। उसके आगे चलते हैं अपन D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D6, ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 10 से कम है, तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Mn3+ और Cr3+ का। इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक, इनका जो कलर है वो डिफरेंट है, यह आएगा Cr2+, इनका जो कलर है वो डिफरेंट है। Mn3+ वॉयलेट होता है, Cr2+ क्या होता है, ब्लू होता है। यहीं पे थोड़ा डिफरेंस है, बाकी जो कलर है वो सेम है। तो और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है Fe2+ का, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। यहां थोड़ा सा अलग है, इसको भी अपन लर्न कर सकते हैं कि जब हम वॉयलेट और ग्रीन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि D4 और D6 के अपन ने आयन लिखे हैं Mn3+, Cr2+ और Fe2+, ये ग्रीन है, इधर से वॉयलेट है, इन दोनों को मिलाया, यहां पे क्या आ गया, ब्लू आ गया। D5 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन कम भी है, दोनों ही तरह से एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका आयन है Mn2+, और इसका कलर कौन सा होता है, पिंक होता है। तो
तो इस तरह से हमने इसके कलर के बारे में डिस्कस किया। नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इस क्लास में हमने डिस्कस किया है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनके बारे में। पहले हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, उनकी टेंडेंसी के बारे में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है उनके बारे में। और उसके बाद में हमने किया डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा कलर होता है और उसका रीजन क्या होता है। ठीक है। हाँ, लास्ट में एक चीज हो रहा है कि ये जो कलर आए ये इन आयंस के तभी आए जब इनके साथ में H2O एज लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी इनके एक्वस सॉल्यूशन के कलर है ये हमेशा कलर नहीं है, जैसे Mn2+ हमेशा ही पिंक नहीं होगा। ये तो कलर है कि Mn का H2O के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका कलर है ये। यदि हम इनके लिगेंड चेंज कर देंगे, H2O से बदल के दूसरा लिगेंड रख देंगे जैसे F-Cl-, तो इनके जो ये कलर है ये भी चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। नाउ इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग पूरी हो गई। इसके बाद में हम अब स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।